किसी राज्य में आशी नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन उसने मुकेश नाम के लड़के से विवाह कर लिया था और आशी खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन मुकेश एक पागल लड़का था। उसकी माँ ने धोखे से आशी की शादी अपने पागल लड़के से करवा दी थी। हे भगवान, ये लड़का तो पागल है, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये सुनकर उसके साथ शांति हंसने लगती है और कहती है, हाँ तो मैं क्या तुझे बेवकूफ नजर आ रही हूँ जो तेरे जैसी भिखारन को अपनी बहू बनाती। चुपचाप इस घर में नौकरानी की तरह रह और मेरे बेटे की सेवा कर, नहीं तो तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है। तभी मुकेश आशी को देखकर नाचने लग जाता है। पागल पागल, ये लड़की तू तो पागल है, बिल्कुल पागल है, पागल। दुखी मन से आशी अपने कमरे में चली जाती है। शांति आशी पर बहुत अत्याचार करती थी। उससे पूरा दिन घर का काम ही करवाती रहती थी और बदले में उसकी खूब पिटाई करती थी। सुन लड़की, तेरा पागल पति तो कुछ भी नहीं कमाता। अब तुम दोनों का बहुत खर्चा हो गया है और वैसे भी मेरे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है जो तोड़ तोड़ कर तुम्हें देती रहूंगी। चुपचाप कल से रानी जी के महल में काम करने जाएगी तू। मैंने वहाँ पर तेरे काम की बात कर ली है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। हाँ, ये हुई ना बात। कल जल्दी उठना है, पहले घर का सारा काम करना और उसके बाद महल में काम करने जाना है तुझे। अगले दिन से ही आशी सुबह जल्दी उठती है और घर का सारा काम खत्म करके महल में काम करने जाती है। महल में पूजा नाम की एक रानी रहती थी। पूजा बहुत ही दुष्ट और अत्याचारी थी। अच्छा, तो तुम नई दासी हो मेरी? चलो जल्दी से उठो, सबसे पहले मेरे बालों की मालिश करो और उसके बाद मेरे हाथ पैर दबाओ, मुझे बहुत थकान हो रही है। महल की रानी पूजा आशी से बहुत काम करवाती है और बदले में उसकी पिटाई भी करती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन आशी की तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मुझे दवाई दिलवा दीजिए। अरे तेरे रोज के बहाने हैं ये, हट्टी कट्टी तो दिख रही है। मुझे तू कहीं से बीमार नहीं लग रही है। चुपचाप काम करने जा। महल में जाने से पहले कपड़े धो और यहाँ पर खड़े होकर नौटंकी मत कर। इतना कहकर आशी बाथरूम में जाकर कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोते धोते आशी को चक्कर आ जाता है और वो वहीं गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शांति आती है। ये देखो, महारानी यहाँ पर सो रही है, इसे बस सोने के बहाने चाहिए। इतना कहकर शांति आशी के मुंह पर पानी डालती है। खड़ी हो जल्दी, सो कैसे रही है? माँ जी, मुझे चक्कर आ गए थे। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा ड्रामे मत किया कर। जल्दी जा, महारानी ने तुझे अभी के अभी बुलाया है। आशी महल जाने से पहले डॉक्टर के पास जाती है। बेटी, तुम्हारे अंदर बहुत कमजोरी है, ये लो, इन दवाइयों को खाओ और कुछ दिन आराम करो। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। दवाई लेकर आशी सीधा महल में जाती है। तूने इतना टाइम क्यों लगा दिया? तुझे याद नहीं है क्या? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। चल अब जल्दी से मेरे पैर दबा। महारानी जी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं आज हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए बोला है। आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दीजिए। आशी के इतना कहते ही रानी उसको एक थप्पड़ मारती है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? 7 दिन पहले ही तेरी नौकरी लगी है और अब तू छुट्टी मांग रही है? यहाँ पर फालतू के ड्रामे नहीं चलते हैं। चुपचाप मेरे पैर दबा, नहीं तो तुझे आजीवन कारावास में डाल दूंगी। रोते रोते आशी महारानी के पैर दबाती है। वो पैर दबाते दबाते बेहोश हो जाती है। हे भगवान, लगता है मरवर गई है। अगर किसी को पता चल गया तो सब लोग मुझे बहुत भला बुरा कहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसे उठवाकर कहीं कचरे में फिकवा देती हूँ। उसी समय महारानी अपने सैनिकों को वहाँ पर बुलाती है और आशी को एक बोरे में डलवाकर कहीं दूर कूड़े के ढेर में फिकवा देती है।
वहीं आसमान से 3 परियां गुजर रही थी। तभी वो 3 परियों की नजर सैनिकों पर बोरा फेंकते हुए गई। अरे वो देखो, चलो जल्दी से उसके पास चलते हैं। उसके बाद तीनों परियां नीचे आती है और बोरे को खोलकर आशी को बाहर निकाल लेती है। हे भगवान, इसमें तो एक लड़की है, लगता है ये बेहोश है। तीनों परियां अपने जादू से आशी को होश में लाती है। सुनो, कौन हो तुम और इस कूड़े के ढेर में क्या कर रही हो? और वो लोग तुम्हें कचड़े के ढेर में क्यों फेंक कर गई हैं? इसके बाद आशी परियों को सारी बात बताती है। तुम्हारी सास और वो महारानी बहुत ही दुष्ट हैं। उन्होंने तुम जैसी मासूम के साथ बहुत बुरा किया है। कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद तीनों परियां अपने जादू से 3 सोने के लहंगे प्रकट करती है। ये लो आशी, इस लहंगे को तुम पहन लो। ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा और तुम्हें हर प्रकार के दुख से बचाएगा। आशी, तुम इस लहंगे को उस रानी को दे देना। तीसरी परी, और ये लो, ये तुम अपनी सास को पहना देना। उसके बाद देखना होता है क्या। उसके बाद आशी पहली परी का दिया हुआ लहंगा पहन लेती है। उस लहंगे को पहनते ही वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। परियों का शुक्रिया अदा करके वो दोनों लहंगे लेकर वहाँ से चली जाती है और सीधा महारानी के महल आ जाती है। रानी जी, ये सोने का लहंगा है, मैंने अपने हाथों से इसको सिला है। अरे वाह, ये लहंगा तो बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद रानी उस लहंगे को पहन लेती है। उसके बाद आशी अपनी सास के पास आ जाती है। माँ जी, ये लहंगा ले लीजिए, ये खास महारानी ने आपके लिए भिजवाया है। क्या सच में ये महारानी ने मेरे लिए भिजवाया है? अरे वाह, इतना खूबसूरत है ये लहंगा। इतना कहकर शांति तुरंत ही उस लहंगे को पहन लेती है। लहंगे को पहनते ही महारानी और शांति दोनों अचानक से गायब हो जाती है और वो दोनों परीलोक आ जाती हैं। तुम दोनों ने उस मासूम के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, इसलिए अब तुम दोनों परीलोक की जेल में कैद रहोगी। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, मैं तुमको 2 साल के लिए परीलोक में नौकरानी का काम देती हूँ। यदि मुझे तुम्हारे व्यवहार में बदलाव लगेगा तो मैं तुम्हें वापस पृथ्वीलोक भेज दूंगी। इधर आशी अपने जादुई लहंगे की मदद से अपने पति को ठीक करवाती है। हे जादुई लहंगे, मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दो। इतना कहते ही आशी का पति बिल्कुल सही हो जाता है। अब आशी अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शांति और महारानी के व्यवहार में पूरी तरह से बदलाव आ चुका था और उनकी 2 साल की सजा पूरी हो जाती है। फिर रानी परी उनको पृथ्वीलोक वापस भेज देती है। दोनों सीधा आशी के पास जाती हैं और उससे माफी मांगती हैं। बेचारी भोली भाली आशी उन्हें माफ कर देती है। उसके बाद से सब अपने जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगते हैं। जादुई अनोखी फ्रॉक और सैंडल का कुआं। ये कहानी एक कोमल नाम की लड़की की है। कोमल अपने मामा मामी के साथ उनके घर में रहती थी। कुछ ही समय पहले कोमल के घर में आग लग जाने की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। कोमल इसलिए बच जाती है क्योंकि वो उस समय स्कूल गई हुई थी। इस हादसे के बाद कोमल के मामा नितिन उसे अपने साथ अपने घर पालन पोषण के लिए ले आते हैं। कोमल की मामी शीतल बहुत ही ज्यादा निर्दयी और कठोर स्वभाव की औरत थी। उसने बेचारी कोमल को अपने घर में रहने की जगह तो दे दी, लेकिन सिर्फ अपने घर का सारा काम कराने के लिए। और शीतल का जब मन चाहता वो बिना गलती बिना मतलब कोमल की पिटाई कर दिया करती थी और खाने के लिए 2 दिन में सिर्फ 1 बार खाना दिया करती थी, वो भी बचा कुचा। पहनने के लिए अपनी बेटियों के पुराने कपड़े देती थी। शीतल की अपनी भी 2 बेटियां थी जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ऐसे ही एक दिन सपना जोर जोर से रोने लगती है। सपना की रोने की आवाज सुनकर शीतल अपनी बेटियों के पास जाती है और उनसे कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, तू क्यों रो रही है?
मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। साक्षी, सपना को क्या हुआ? वो इतना क्यों रो रही है? मम्मी, वो है ना हमारी नौकरानी कोमल, पापा उसके लिए रेड फ्रॉक लेकर आए हैं जो सपना को बहुत पसंद आ रही थी, बस इसलिए रो रही है। साक्षी की ये बातें सुनकर शीतल गुस्से से आग बबूला हो जाती है। फिर वो अपने पति के पास जाती है और उनसे कहती है, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने इस कोमल की बच्ची को अपनी बेटियों के पुराने कपड़े दिए थे और अब फिर दोबारा से इस मनहूस के लिए फ्रॉक लेकर आ गए। आप इस मनहूस को मेरी बेटियों के बराबर में खड़ा करना चाहते हैं? देखो, पैसे पेट पर नहीं लग रहे हैं। मैं आपको ये सारा पैसा इस मनहूस के ऊपर खर्चा नहीं करने दूंगी। अरे भाग्यवान, इतने महीनों बाद मैंने इस बेचारी को एक फ्रॉक क्या दिला दी, तुमने तो राई का पहाड़ बना लिया। देखो जी, मैं आपको इस मनहूस के ऊपर फालतू खर्चा नहीं करने दूंगी। मैंने आपसे पहले भी कह दिया था, इसको इस घर में मैं जिस तरह से रखूंगी उसी तरह से रहेगी, वरना मैं इसे रहने नहीं दूंगी। अगर आप इसके ऊपर ऐसे ही खर्चा करते रहे तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी, फिर उसके बाद कभी वापस नहीं आऊंगी। रहना फिर अपनी लाडली बहन की बेटी के साथ। मामा, मामी, आप मेरी वजह से लड़ाई मत कीजिए। सपना को मेरी फ्रॉक पसंद आ रही थी ना, ये लो सपना, ये फ्रॉक तुम अपने पास रख लो, लेकिन प्लीज घर का वातावरण खराब मत कीजिए। और वैसे भी मामा जी, मेरे पास सपना और साक्षी की पुरानी फ्रॉक है, उन्हीं से मैं अपना गुजारा कर लूंगी। और मामा जी, आज के बाद आप मेरे लिए कोई भी सामान मत लेकर आना। आपने मुझे अपने घर में रहने के लिए छत दी है, खाने के लिए 2 समय का खाना देते हैं, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहकर कोमल आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है और अपना काम करने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सपना और साक्षी कोमल के पास आती है और उससे कहती है, अरे ओ नौकरानी, चल जल्दी से हमारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बना। ये जो तूने उबला हुआ खाना बना कर रखा है ना, ये हम नहीं खाएंगे। हमारे लिए पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, ये सब जल्दी से बना। मार्केट से मम्मी आती ही होगी, उन्हें भी भूख लगी होगी। चल जल्दी से बना। ठीक है सपना और साक्षी, इतना सारा खाना बनाने में थोड़ा सा समय तो लग ही जाएगा, तुम थोड़ा वेट करो। ऐसा कहकर सपना और साक्षी की फरमाइश का खाना बनाने लग जाती है और वो बहुत मेहनत करने के बाद सारा खाना बनाकर तैयार कर देती हैं। कुछ देर बाद शीतल भी मार्केट से वापस आ जाती है। तभी सपना और साक्षी अपनी माँ से रोते हुए कहती है, मम्मी मम्मी, अच्छा हुआ कि आप जल्दी ही मार्केट से वापस आ गई। देखिए ना, इस नौकरानी ने अपने लिए कितना सारा खाना बनाया है। हमने इससे थोड़ा सा खाना बनाने के लिए कहा तो इसने कहा कि ये सब मैंने अपने लिए बनाया है, तुम्हारे लिए नहीं। मैंने उसे कहा भी कि मम्मी मार्केट गई है, तुम उनके पीछे ऐसा क्यों कर रही हो? तो इसने कहा, मेरी मर्जी, मैं जैसा मर्जी करूं। साक्षी, तुम मामी से झूठ क्यों बोल रही हो? ये सब तो तुमने ही मुझे बनाने के लिए कहा था, अब तुम मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही हो? मामी जी, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, ये सब मैंने अपने लिए नहीं बनाया, इन दोनों की फरमाइश पर ही बनाया है। शीतल कोमल की एक नहीं सुनती और वो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करती है। जब मार मार कर उसका पेट भर जाता है तो शीतल कोमल से कहती है, अच्छा तो मनहूस, मेरी बेटियां झूठ बोल रही है, मेरी बेटियों के ऊपर इल्जाम लगाएगी, हमें उबला हुआ खाना देती है और मेरे पेट पीछे इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर खाती है, और मेरी बेटियों ने मांगा भी तो उन्हें मना कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटियों को मना करेगी? इस घर की नौकरानी होकर इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाएगी? इसकी सजा तो तुझे बहुत अच्छी तरह मिलेगी। तुझे अब पूरे हफ्ते में सिर्फ एक बार खाने को मिलेगा और तू घर के सारे काम भी करेगी। सपना और साक्षी, ये सारा खाना उठाओ और मेरे रूम में लेकर आओ, हम तीनों खाएंगे इस खाने को। इस मनहूस की इतनी औकात नहीं है जो इतना स्वादिष्ट खाना खाए। इसे इसके किए की सजा मिल गई। चल मनहूस, यहाँ से जाकर घर के काम कर। ऐसा कहकर शीतल वहाँ से चली जाती है। सपना और साक्षी दोनों बहुत हंसती है। सपना साक्षी यही तो चाहती थी। तभी कोमल उनसे कहती है, आखिर तुम दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमेशा तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी आधी रात को भी पूरा कर देती हूँ, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हो। मामी से पिटाई करवा देती हो। अब देखो, तुम्हारे झूठ की वजह से मुझे पूरे हफ्ते में सिर्फ एक बार खाना मिलेगा। भला कोई इंसान एक हफ्ते तक खाना खाए बिना घर का इतना सारा काम कैसे कर सकता है? तू करेगी, ये तो हम चाहते थे,
और तुझे परेशान करने में हमें बहुत मजा आता है। ऐसा कहकर दोनों बहनें हंसकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी कोमल, उसे पता था कि उसकी मामी कितनी निर्दयी है। अगर उसने कह दिया कि 1 हफ्ते तक खाना नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। बेचारी कोमल 1 हफ्ते तक बिना खाना खाए लगातार काम करती है, जिस वजह से उसके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। 1 हफ्ते बाद वो अपनी मामी से कहती है, मामी जी, आज पूरा 1 हफ्ता हो गया, मेरे शरीर में एक अनाज का दाना भी नहीं गया और घर का इतना सारा काम कर करके मेरा शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी प्राण निकल जाएंगे। अब तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। हाँ, मैं इतनी भी कठोर नहीं हूँ। मुझे पता है आज 1 हफ्ता हो गया, तुझे खाना देना है। वो प्लेट जो वहाँ रखी है उसमें 2 रोटियाँ रखी है, लेकिन ये तो रोटियाँ तुझे अभी खाने को नहीं मिलेगी। बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं और घर में पानी भी नहीं है, इसलिए कुएं पर जा और कपड़े धोकर लेकर आ। और हाँ, कपड़ों पर कोई दाग नहीं होना चाहिए, वरना मार मार कर तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। उसके बाद तुझे रोटी खाने के लिए मिल जाएगी। चल जा, समय बर्बाद मत कर मनहूस। 1 हफ्ता हो गया, खाना दे दीजिए। कोमल को बहुत भूख लगी थी। कोमल से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मजबूरी में वो कपड़ों की पोटली लेकर कुएं के पास चली जाती है और अपने माता पिता को याद करते हुए बहुत रोती है, साथ ही कपड़े भी धोती रहती है। माँ, पिताजी, आप इतनी जल्दी मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर आज आप लोग जिंदा होते तो मुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। रोज रात को पेट पर तकिया बांध कर सोती हूँ, क्योंकि पेट में बहुत बुरी तरह से चूहे दौड़ते हैं। सोचा था 1 हफ्ते बाद खाने को मिलेगा, लेकिन मामी जी के सीने में तो दिल है ही नहीं। उन्होंने मुझे इतने सारे कपड़े धोने के लिए भेज दिया। आखिर कोई इंसान इतना कठोर और निर्दयी कैसे हो सकता है? इस तरह से कोमल रोते रोते कपड़े धो रही थी। तभी सपना और साक्षी की महंगी और उनके फेवरेट फ्रॉक कुएं में गिर जाती है। कोमल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया? अगर सपना और साक्षी को पता लग गया कि उनकी फेवरेट फ्रॉक मुझसे कुएं में गिर गई, तो पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगी वो। और मामी जी मेरी कितनी ज्यादा पिटाई करेंगी। कहीं मार मार कर मुझे जान से ही ना मार दे। और मुझे बचाने के लिए मामा भी तो यहाँ नहीं है। कोमल ये सब सोच रही थी कि तभी सपना और साक्षी वहाँ आ जाती है और उन्हें भी पता चल जाता है कि उनकी फेवरेट फ्रॉक कुएं में गिर गई है। तभी दोनों बहनें कोमल को जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, मनहूस, 2 टकी की नौकरानी, तुझे पता भी है वो फ्रॉक कितनी महंगी थी और तूने उसे इतनी आसानी से कुएं के अंदर गिरा दिया। हमें पता है कि ये सब तूने जानबूझकर किया है। हमें कुछ नहीं पता, हमें वही फ्रॉक चाहिए। अगर वो फ्रॉक नहीं मिली तो तू जानती है ना कि हम तेरा क्या हाल करेंगे। सपना, साक्षी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब तुम ही तो सोचो, कुएं के अंदर से मैं तुम्हारी फ्रॉक कैसे लेकर आ सकती हूँ? कृपया करके मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर कोमल सपना और साक्षी के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है, लेकिन दोनों बहनें कोमल की एक नहीं सुनती और उसे कुएं के अंदर गिरा देती है और चिल्लाकर कहती है, जब हमारी ब्रांडेड फ्रॉक मिल जाए तो हमें आवाज लगा देना, हम रस्सी डालकर तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। अगर नहीं मिली तो रहना उसी कुएं के अंदर। ऐसा कहकर सपना और साक्षी घर चली जाती है और जब कोमल को होश आता है तो वो एक अलग ही दुनिया में थी। वहाँ के सुंदर सुंदर बाग बगीचे, ठंडी ठंडी हवाएं, ये देखकर कोमल बहुत खुश होती है और वो फ्रॉक ढूंढने लगती है। कुछ दूर चलने पर उसे झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत बेहोश मिलती है। कोमल तुरंत उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसे झोपड़ी के अंदर ले जाकर उसकी बहुत सेवा करती है। उसे अपने हाथ से स्वादिष्ट सूप बनाकर भी पिलाती है। कुछ ही समय में वो बूढ़ी औरत बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। तभी वो बूढ़ी औरत कोमल से कहती है, बेटा, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने एक अनजान बुढ़िया की कितनी सेवा की, दिन रात मेरी सेवा करने में लगा दी, मुझे इतना स्वादिष्ट सूप बनाकर पिलाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मगर बेटा, यहाँ तो कोई नहीं आ सकता, तो तुम यहाँ कैसे आई? अम्मा जी, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं।
इसलिए मैं मेरे मामा मामी के घर उनके साथ रहती हूँ, लेकिन वो मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं। मुझे मजबूरी में उनके हर अत्याचार को सहना पड़ता है। कपड़े धोते समय मुझसे उनकी बेटियों की फ्रॉक कुएं में गिर गई, इसलिए उनकी बेटियों ने मुझे कुएं में धक्का दे दिया और कहा कि उनकी फ्रॉक लेकर ही मुझे वापस जाना है। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे सुंदर नजारा दिखाती हूँ। जिस कुएं के अंदर तुम गिरी हो वो कोई मामूली कुआं नहीं है, वो कुआं जादुई अनोखी फ्रॉक और सैंडल का है। चलो मैं तुम्हें जादुई फ्रॉक और सैंडल के कुएं के अंदर नजारे का आनंद दिलाती हूँ। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत कोमल को अपने साथ जादुई अनोखी फ्रॉक और सैंडल के कुएं के पास लेकर जाती है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर फ्रॉक और सैंडल थी, जिन्हें देखकर कोमल बहुत ही ज्यादा खुश होती है। ऐसा अद्भुत नजारा उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। तभी वो बूढ़ी औरत कोमल से कहती है, तुम्हारे एक तरफ जादुई अनोखी फ्रॉक ही फ्रॉक है और दूसरी तरफ जादुई अनोखी सैंडल ही सैंडल है। अगर तुम इस कुएं का जादुई अनोखा फ्रॉक चुनती हो तो इसे पहनते ही तुम बहुत ज्यादा ज्ञानी बन जाओगी और तुम्हारे पास हर चीज का ज्ञान होगा। वहीं दूसरी ओर तुम जादुई अनोखे सैंडल को चुनती हो तो तुम्हारे सामने बहुत सारा धन दौलत हीरे जवाहरात ये सब आ जाएंगे और तुम्हें किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होगी। अब बताओ तुम्हें दोनों में से क्या चुनती हो? तुम्हें क्या चाहिए, ज्ञान या फिर धन दौलत? अम्मा जी, मुझे ज्ञान चाहिए। मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया था कि सबसे बड़ी धन दौलत ज्ञान होता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा। धन दौलत तो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा, लेकिन ज्ञान वो कभी खत्म नहीं होगा और मैं ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें प्राप्त करके और भी लोगों को ज्ञान दूंगी ताकि उनकी जिंदगी भी ज्ञान की वजह से बेहतर हो जाए। मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है, क्योंकि लालच करना बहुत बुरी बात है। कोमल के इतने अच्छे विचार सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है और फिर वो बूढ़ी औरत कोमल को जादुई अनोखे फ्रॉक और सैंडल के कुएं से जादुई अनोखी फ्रॉक दे देती है, जिसे पहनते ही कोमल और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है और उसका फ्रॉक पूरी तरह से सोने की तरह चमक रहा था, जिसकी वजह से उसके आसपास हीरे जवाहरात, सोना चांदी के सिक्कों का ढेर लग जाता है और वो पूरी तरह से स्वस्थ भी हो जाती है। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा तुम बहुत अच्छी हो। तुमने धन दौलत का लालच ना करके ज्ञान को चुना। अब तुम्हें बहुत सारे ज्ञान की बातें प्राप्त हो चुकी है। जादुई फ्रॉक की मदद से अब तुम इस धन दौलत को भी अपने पास रखो और ज्ञान भी। जाओ, अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। कोमल वो सारी धन दौलत और जादुई फ्रॉक पहने सही सलामत घर पहुंच जाती है। कोमल के पास इतना सारा धन दौलत और उसका सोने का फ्रॉक देखकर शीतल, सपना और साक्षी चौंक जाती है। ये तो बिल्कुल असली सोने का फ्रॉक लग रहा है। और तेरे पास इतनी सारी धन दौलत और हीरे जवाहरात कहाँ से आए? तुझे तो सपना और साक्षी ने कुएं के अंदर से फ्रॉक लाने के लिए कहा था ना? इसका मतलब कुएं के अंदर इतनी सारी धन दौलत है। जल्दी जल्दी बता, ये सब तेरे पास कहाँ से आया? शीतल के इतना कहते ही कोमल उसे सब बता देती है कि कुएं के नीचे जादुई अनोखी फ्रॉक और सैंडल है, जहाँ से उसे जादुई अनोखा फ्रॉक मिला। तभी शीतल कोमल से कहती है, तू मनहूस हमेशा बेवकूफ की बेवकूफ ही रहना। अगर वो बुढ़िया तुझसे कह रही थी कि जादुई सैंडल पहनकर तुझे बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, तो तुझे ज्ञान प्राप्त करने की क्या जरूरत थी? सपना और साक्षी, मेरी प्यारी बच्चियों, सोचो, अगर जादुई अनोखी फ्रॉक ज्ञान के साथ इतनी सारी धन दौलत दे सकती है, तो जादुई अनोखा सैंडल तो ना जाने कितनी सारी धन दौलत देगा। अब तुम दोनों जल्दी जल्दी कुएं के अंदर जाओ और जादुई सैंडल लेकर आओ, जिसकी मदद से हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर साक्षी और सपना जादुई अनोखी फ्रॉक और सैंडल के कुएं के पास पहुँच जाती है और शीतल अपने ही हाथों से अपनी ही दोनों बेटियों को उस कुएं में धक्का दे देती है और उनके ऊपर आने का इंतजार करती है। ऐसे ही 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पूरा हफ्ता गुजर जाता है।
लेकिन सपना और साक्षी कभी वापस नहीं आती और इस तरह से शीतल को उसके लालच का फल मिल जाता है। उसकी बेटियां उसके पास कभी वापस नहीं आती और कोमल जादुई अनोखी फ्रॉक की मदद से अपने साथ साथ और भी कई लोगों को ज्ञान की बातें बताती है और उनकी जिंदगी में रोशनी लेकर आती है और खुद भी एक सुखी जीवन बिताती है। दोस्तों, इस कहानी से आप ये समझ ही गए होंगे कि दुनिया में सबसे बड़ी धन दौलत, पैसा, गाड़ी, ऐशो आराम ये सब नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी धन दौलत तो ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान है वो सबसे ज्यादा धनी है, फिर चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो।